और अब एक और बात है सर, अब देखिए मुस्लिम नेटो वेटो बनाने की बातें हो रही है। अगर मुस्लिम नेटो बना, तो जो हम आप 3-4 साल से बात कर रहे हैं, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस इज इमिनेंट, यू कैन डिले इट बट नॉट डिनाई इट। तो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस वाली परिस्थिति हो जाएगी। मैं तो कह रहा हूं बनाओ मुस्लिम नेटो, बहुत जल्दी भिड़ंत होगी और फैसला हो जाएगा कौन कहां पे। तो ये जरा इनको इस हवा के घोड़े से उतरना पड़ेगा, एक वास्तविकता को देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि इनकी परिस्थिति क्या है। और ये लद्दाख वद्दाख, ये कारगिल वारगिल वाले जितने हैं, भैया ईरान बहुत दूर है, आप यहाँ हो, ईरान कहीं और है। ईरान की अपनी आजकल बहुत हालत खराब है। ईरान में तो इंटरनल दे आर प्लानिंग सक्सेशन प्लानिंग विद इन द मिलिट्री एंड पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट। दोनों में एक सक्सेशन प्लानिंग शुरू हो गई है। वहां भी फैक्शंस है जो आपस में लड़ रही है, क्योंकि स्नैपबैक सैंक्शंस के बाद ईरान की इकोनॉमी की लगभग लगभग कमर टूट गई है। सो दे आर इन अ वेरी बैड शेप। तो ऐसे परिप्रेक्ष्य में अगर आप ऐसे लोगों से प्रेरित होगे तो गाजा और जनाजा ये दोनों बिल्कुल सेम अपोजिट टर्म, मतलब सेम टर्म्स है, टू साइड्स ऑफ द वन कॉइन। गाजा में निकलता है जनाजा, तो भैया ये समझ लो गाजा और जनाजा वाली परिस्थिति में ना पड़ो। ये इससे किसी का कुछ भला होने वाला नहीं है। और ये सब दुनिया में ना, देखो सर, इजराइल ने एक कीर्तिमान तो एस्टेब्लिश कर दिया कि अगर मैं चाहूं मैं कुछ भी कर सकता हूं, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। तो ये कीर्तिमान कहीं ना कहीं हर जगह अब अप्लाई होगा। और दुनिया के 57 मुसलमान मुल्क मीटिंग कर सकते हैं, आर कर सकते हैं। मतलब आर मतलब पहला वर्ड तो नहीं बोलूंगा, दूसरा होता है रोना, फर्स्ट वर्ड लोग गेस कर लेंगे। ये कर सकते हैं, पर व्हाट कैन यू चेंज ऑन द ग्राउंड? आपने आज तक ग्राउंड पे क्या चेंज कर लिया? क्या रोक दिया इसराइल को? क्या कर लिया बेंजामिन नेतन्याहू का? कुछ भी नहीं किया उन्होंने। दैट इज द बिगेस्ट थिंग। और ये जो संजय सर जो ट्वीटी की बात है, पीस पीस की डोनाल्ड ट्रम्प का प्लान, ये हवाई प्लान है। ये जमीन पे कभी नहीं उतरेगा। इट विल नेवर सी द लाइट ऑफ द डे। कारण क्या उसका? देखिए, डोनाल्ड ट्रम्प को इन्होंने फुद्दू बनाया। इसने बेंजामिन नेतन्याहू को अमेरिका बुलाया और इसने एक लेटर निकाला, बोला ये अल थयानी को फोन लगाए, भाई ये पढ़ो। अब बेंजामिन नेतन्याहू बड़ी विकट परिस्थिति में फंस गया, यार मुझे फंसा दिया। लास्ट टाइम जब अल थयानी डोनाल्ड ट्रम्प से मिलने था, इसने फोन लगाया बेंजामिन नेतन्याहू को, खूब मतलब गर्मा। इसीलिए मोदी जी नहीं गए वॉशिंगटन जब वो बुला रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए देखिए बता आने वाला, इससे खूब गर्मा गर्मी हुई। ठीक है, इतनी हुई सर कि फोन रख दिया एंड इट वाज ऑल टाइम बैड। फिर इसने मार्को रूबियो को भेजा गाजा, उसकी धर्मपत्नी के साथ। जब मार्को रूबियो गया, बेंजामिन नेतन्याहू ने उसी दिन गाजा पे हमला कर लिया। 850 बम्बारी बॉम्बिंग्स उस रात कर दी और बोलते ये देखो, ये अमेरिका का डिफेंस, ये जो फॉरेन मिनिस्टर है मेरे साथ खड़ा है, अमेरिका इज विद मी। फिर इसने ट्रम्प ने चालाकी करा, बोला तू आजा भाई वॉशिंगटन डीसी गया और वहां से इसने फोन लगाया अल्तायानी को और एक वो अपॉलजी लेटर पढ़वा दी। मुझे लगा यार ये इजराइल के साथ बहुत बड़ा बुरा धोखा हुआ और ये बहुत ही मक्कार आदमी है। और मैं दाद देता हूँ मोदी जी की समझ की, ही ट्राई टू डू द सेम थिंग। जब मुल्ला मुनीर वहां था, वो 6 दिन से 4 सीजन में बैठ के ऐसी तैसी करवा रहा था। ही वांटेड टू डू सच काइंड ऑफ अ मूवमेंट, बट मोदी जी तो मोदी जी है, उन्होंने इसको पटकन ही नहीं दी, चल हट हट भाग। तो वो उन्होंने इसकी वाट लगा दी। अब फिर आया खबर कि जी पीस अकॉर्ड हो गया, 20 पॉइंट का पीस अकॉर्ड, ये वो। मैंने कहा यार, फिर खबर आई संजय सर, इजराइल हैज एग्रीड टू इट। मैंने कहा इजराइल ने कैसे मान लिया? मैं कहा यहाँ कुछ गड़बड़ है। तो मैं उसमें जरा डिकोड करने लगा, इसमें पीस अकॉर्ड में है क्या। तो सबसे पहली बात, जो पीस अकॉर्ड में 5 चीजें जो इस पर बात करनी है। पहली बात है कि भाई इमीडिएट सीज फायर होगा, 48 घंटे में तुम, पहली बात थी 48 घंटे में तुम होस्टेज छोड़ोगे, उसको उन्होंने बाद में 72 घंटे कर लिया। ठीक है, इजराइल विड्रॉ नहीं करेगा। एक पीस बोर्ड बनेगा जिसके हेड डोनाल्ड ट्रंप होंगे और इस पीस बोर्ड में मुस्लिम और क्रिश्चियन कंट्रीज होगी, वो गाजा का संचालन करेगी। ठीक है, फिर धीरे धीरे रिबिल्डिंग होगी। रिबिल्डिंग में आपका हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स के कंस्ट्रक्शन वगैरह होंगे, वो भी डोनाल्ड ट्रंप देखिए। और डोनाल्ड ट्रंप का व्यापार किसका? कंस्ट्रक्शन का। ये सब काम हम करेंगे, ये इनका प्रपोजल था। और इसराइल तब निकलेगा जब उन्हें लगेगा परिस्थिति ठीक है, तब तक इसराइल नहीं निकलेगा। इसराइल ने बोल दिया हाँ, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू को ये पता था, इसकी नस नस समझता है, कहता है ये कभी मानेंगे ही नहीं। अब क्या हुआ, जैसे ही हाँ हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप तो चढ़ गया पेड़ पे, डन डन, डील इज डन, डील इज डन। और नेतन्याहू ने भी खेल दिया, कहता हाँ सर, बिल्कुल सर, ओके सर, करो सर। अब इन्होंने क्या किया था, वॉशिंगटन में इनके पास कतरी बैठे थे और इनके पास इजिप्शियन बैठे थे और शायद सऊदी के भी कुछ लोग थे। सऊदियों का कंफर्मेशन है, कतरी और इजिप्शियन तो बैठे थे। इन्होंने ट्रंप को मामू बनाया, बोला हमास से बात हो गई साहब, बिल्कुल सेट है, आप अनाउंस कर लो, हमास यस बोल देगा। जब पहले ही जैसे ही डील अनाउंस हुई, 1 या 2 घंटे बाद हमास की पहली प्रतिक्रिया, हमें तो पता ही नहीं जी डील क्या है, हमें तो किसी ने बताया ही नहीं, हमने तो कुछ देखा ही नहीं। तो दैट वाज द फर्स्ट साइन, हमास ने इनको गच्चा दे दिया, पहली साइन।
दूसरी बात, फिर हमास का एक लीडर है, एक फैक्शन, उसने कहा हम देख रहे हैं, तो अमेरिकन खुश हो गए, नहीं नहीं हम हमास लीड देख रहा है। अब जो पहले 48 घंटे का विंडो था वो ट्रंप ने कर दिया 72 घंटे होस्टेज को छोड़ने का। कल ट्रंप से पूछो तो कर दिया भाई, लग गई ना सर, सीधी सी बात है। अब ट्रंप से अब उसको बढ़ाता जाएगा हर 24 घंटे हाँ, में। अब क्या हुआ, कल ट्रंप से पूछा, कहता भाई बाबूजी एक बात बताओ मालिक, ये जो हमास को टाइम दिया कितना दिया, कहता 2 से 3 दिन। बेंजामिन नेतन्याहू ने तरीका, अगर हमास नहीं बना विल आवरसेल्व्स गो एंड फिनिश द जॉब, हम खुद घुस के बाकी जितनी भी कार्रवाई है खत्म कर देंगे। अब इसने कल 72 घंटे बोला। कल शाम को जब इसने ये बोला, कल शाम को हमास का जो मेन लीडर है मरकवी और जो इस्लामिक जिहाद है, उन्होंने कहा भाई साहब ये डील हमें माननीय नहीं है, क्योंकि ये वन साइडेड डील है, ये इजराइल का फायदा होगा। अगर हमें जगह छोड़नी है, अगर हमें हथियार छोड़ने हैं, क्योंकि हथियारों का बायबैक भी निकाला था ट्रंप ने कि हथियार दो और पैसे लो, कह रहा अगर हम हथियार छोड़ने तो हमारा एग्जिस्टेंस क्या रहेगा, इससे अच्छा तो हम जिहाद करते हुए मर जाए। और भैया हम ये नहीं छोड़ेंगे, और अगर हमें ये छोड़ना पड़ा, हम इसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस। तो इस्लामिक जिहाद और हमास ने कल इनको बिल्कुल मना कर दिया। अब बताइए, वैसे आईडीएफ की कार्रवाई जारी है, अब इस्लामिक जिहाद और उसने मना कर दिया। पीछे क्या हुआ था, रशिया ने एक डील की थी ईरान के साथ 25 बिलियन की, उसमें वो ईरान ने बोला जी हमारे यहाँ पावर प्लांट लगा रहे, सर 25 बिलियन के पावर प्लांट थोड़ी ना लगते। रशिया के 2 या 3 ट्रांसपोर्टर स्नैपबैक सैंक्शंस के बाद भी तेहरान में उतरे। उसके तुरंत बाद हिजबुल्लाह कहता है कि भाई ग्रेटर इजराइल का प्लान है, इजराइल लेबनान खाना चाहता, तो हम लेबनान की सरकार से कहते हैं हमें रोका ना जाए, लेबनान की आर्मी हमें ना रोके और हम हथियार नहीं छोड़ेंगे। यानी कि जैसे वहां ट्रांसपोर्टर उतरे तो हिजबुल्लाह में जान आ गई। अब हिजबुल्लाह में जान आ गई तो हमास को ईरान कहेगा भैया तुम सरेंडर नहीं करोगे, तो हमास कह रहा मैं सरेंडर नहीं करूंगा। कल हमास के कुछ लोग गाजा गए, पूरा डिवास्टेशन गाजा में, वो अपना वो मास्क वास्क लगा के वट, सर बच्चे उनके साथ फोटो खिंचा रहे हैं, सेल्फियां खिंचा रहे हैं। तो ऐसा नहीं हमास का सपोर्ट नहीं है, हमास 2 बार इलेक्शन जीत चुका है। तो अब बेंजामिन नेतन्याहू का जो फाइनेंस मिनिस्टर है और जो इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर, जिन दोनों पे यूरोप ने प्रतिबंध लगाया कि ये ज्यादा राइट विंग है, ज्यादा कट्टर है, उन दोनों ने कहा, सर उनसे पूछा भाई साहब ये डील के बारे में बताओ क्या है। उसने कहा ये तो भैया फोटो ऑप है, ये तो आप मतलब बियर हग्स और वो फोटो वोटो खिंचवाना तो ठीक है, इसका कोई इट विल नेवर सी द लाइट ऑफ द डे, दिस वॉर हैज टू एंड विद क्राइज ऑफ हमास। ऐसी होगा क्योंकि उन्हें पता है ये लोग नहीं करेंगे। कारण क्या संजय सर, 48 होस्टेजेस आर बिलीव टू बी अलाइव। मेरा मानना है 10-12 अगर हैं तो है, अन्यथा वो भी नहीं है, और उनकी हालत ऐसी है जो दयनीय है। लास्ट टाइम याद कीजिए फर्स्ट हम सीज फायर के फेज 3 में आए थे, तो वो जो होस्टेजेस के वीडियो आए थे वो तो ज़ॉम्बीज लग रहे थे, वो तो लग रहे थे बेचारे अब गिर गए तब गिर गए। इसके बाद जब ट्रंप को, यूरोपियन यूनियन सबको गुस्सा आया था भाई ये नहीं चलेगा, हमास के पास होस्टेज हो तो वो डील करे ना, होस्टेज तो निपटा दिए उन्होंने, इनके पास है ही नहीं, 2-4-5 बचे होंगे, वो भी मतलब बहुत ही दयनीय परिस्थिति में होंगे। तो अगर आप लॉजिक से जाए, जो ट्रंप बहादुर ने डील अनाउंस की थी, अभी कुछ घंटे में 48 घंटे हो रहे, ट्रंप को घंटा नहीं मिला, 48 घंटे में घंटा नहीं मिला इसको, ही गॉट नथिंग आउट ऑफ दैट, ही गॉट व्हाट। इसीलिए बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा ठीक है साहब हम तो डील के लिए तैयार है, इसलिए उसके इंटरनल मिनिस्टर कह रहे हैं, उसका फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा है ऐसे थोड़ी होता है मिडिल ईस्ट में, ये थोड़ी होता। और उसके बाद विटकॉफ ने एक और बॉम्ब फोड़ा कल। विटकॉफ कह रहा भाई देखो ये डील जो है ना, ये मिडिल ईस्ट के लिए नहीं, ये डील इतनी खतरनाक है, इससे मिडिल ईस्ट पूरा जल सकता है। और यही वर्ड सेम टू सेम वर्ड है इस्लामिक जिहाद के, कह रहे कि ये वर्ड डील इतनी खतरनाक है पूरा मिडिल ईस्ट जल सकता है। तो उससे पूछा भैया तो फिर काहे को कर रहे हो ये लफड़ा, कह रहे हम ये लफड़ा इसलिए कर रहे हैं कि अगर ये डील हो गई और अगर इसमें टेम्परेरी भी कुछ निकला तो उससे क्या होगा, ट्रंप की बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी, मुस्लिम कंट्रियों का सपोर्ट ट्रंप को मिल जाएगा, और उस सपोर्ट को यूज करके रशिया को दबाने की कोशिश करेगा, रशिया को दबोचने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता चल चुका है कि नेटो कभी भी रशिया से भिड़ जाएगा, अगर भिड़ेगा तो उसे लड़ना पड़ेगा, क्योंकि पोलैंड का प्रेसिडेंट कह चुका है कि भाई सुनो, अगर ये लड़ाई यूक्रेन की नहीं है, ये लड़ाई मेरी भी है, और अगर ये लड़ाई मेरी है तो यूरोप की, और ये फिर अमेरिका तक जाएगी और पूरी दुनिया तक जाएगी। यार ट्रंप कह रहा है कि यार मैं यहां जरा पावर इक्वेशंस को ठीक करूं, और इसका मिडिल ईस्ट अगर जलता हो तो जले, बट इससे मैं चाहूंगा रशिया यूक्रेन लड़े और नेटो को रशिया, यानी कि हमें रशिया से भिड़ना ना पड़े। ये उसकी रियल परिस्थिति है, उसके एवज में इफ द मिडिल ईस्ट बर्न्स लेट इट बर्न, ये कहानी। और आप देखिए संजय सर, बड़ी विचित्र बात है, स्टीव विटकॉक का स्टेटमेंट और इस्लामिक जिहाद का स्टेटमेंट एग्जैक्टली सेम है। इज इट अ कोइंसिडेंस? मुझे नहीं लगता है कोइंसिडेंस है। हाउ कैन दे एग्जैक्टली टॉक द सेम थिंग? तो यहां अगर आप परिस्थितियां देखेंगे और यहां कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। हमास को भी पता है नाउ और नेवर, ईरान को पता है नाउ और नेवर,
और यहाँ जितना यूरोप तंग कर रहा है रशिया को, तो रशिया ने क्या कर दिया, अपना ईरान को एक्टिवेट कर दिया। जितना ईरान एक्टिवेट होगा उतना यूरोप की वाट लगेगी, अनफॉर्चुनेटली इजराइल की भी लगेगी। लावरोव ने थोड़ा इजराइल को भी खींच दिया था पीछे, क्यों? अब देखिए इजराइल को ट्रंप ने कहा कि इनको वो पेट्रियट मिसाइल इंटरसेप्ट वो बैटरी दे दो, दे दी एक, 2 और देने को बोल दिया, इनको दे दो। कह रहे जी हम दे देंगे, इंटरसेप्टर्स है नहीं। कल परसों जो पुतिन ने अटैक किया था और कल रात को जो किया उसमें पेट्रियट इंटरसेप्ट नहीं कर पाया कुछ भी। अब और लास्ट अटैक रात परसों रात वाला 12 घंटे चलता रहा, 12 घंटे चलता रहा, पेट्रियट्स वो फायर करते रहे, इट कुड नॉट स्टॉप एनीथिंग। और आगे सर ये बिल्कुल खबर आई थी, जेडी वेंस और मार्को रूबियो कह रहे हैं अब हम ये ज़ेलेंस्की को टोमाहॉक मिसाइल देने की सोच रहे हैं। तो ये दिमित्री पिस्कॉव है जो रशिया का एक्सटर्नल मिनिस्ट्री का स्पोक्स पर्सन है, उसने कहा दे दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास उसका भी विकल्प है। बट अगर तुमने ये मिसाइल दे दिया तो ये बहुत बड़ा एस्केलेशन होगा और फिर हम आके ठोकेंगे। लावरोव ने कल परसों बोल दिया अगर मेरे किसी भी जहाज को, रशियन जहाज को छुआ भी तो वी विल इमीडिएटली अटैक नेटो, विल इमीडिएटली अटैक नेटो। और बेलारूस के प्रेसिडेंट ने भी कहते विल इमीडिएटली अटैक नेटो। हमारे यहाँ कोई ऊपर नीचे अप्रूवल नहीं लेना, हमारे पास सब अप्रूवल है। अगर हमें छुआ इमीडिएटली अटैक करें एंड विल कम विद ऑल द माइट। ऑल द माइट मींस एवरीथिंग। तो यहाँ जो एक विकट परिस्थिति है, यूरोप और मिडिल ईस्ट सर अभी बिल्कुल जल रहा है, इज ऑन द कस्प ऑफ वर्ल्ड वॉर 3। और जो ट्रंप है ये चीजों को कंट्रोल नहीं कर रहा, ये चीजों को बढ़ाने की कोशिश कर रहा। आप बोलोगे कैसे? एक तो उनको वो पेट्रियट दिलवा रहा, यूरोप से इसने हथियारों की लिस्ट मंगाई है कि भाई बताओ ज़ेलेंस्की को क्या क्या हथियार चाहिए, दे दिए। और यूरोप को बोला ये $90 बिलियन के हथियार है। अब यूरोप पैसे इकट्ठे कर रहा है, वो पैसे मिलेंगे अमेरिका को, अमेरिका कह रहा है मैं हथियार बना के दूंगा ज़ेलेंस्की को। अगर ये इसने कर दिया, इट विल बी वन ऑफ द वेरी बिगेस्ट एस्केलेशन। जो ये मक्कार आदमी, जो ये, अब मैं क्या बोलना चाहूंगा इसको, क्या बोलूं, पब्लिक ब्रॉडकास्ट है, जो ये एचके आदमी, एचके सब समझ जाएंगे, जो ये एचके आदमी पीस वीस की बातें करता सब झूठ है। He is the utmost opportunist of the whole world। ये आदमी व्यापारी है, सिर्फ अपना प्रॉफिट देखता, अपने 4 पैसे और अपने परिवार के पैसे कहां से आएंगे, कहां से दलाली आएगी, ये वो देखता है। अगर तुमने हमारे देश को कहा इट्स अबाउट इंडियन ऑयल एंड ऑल, व्हाई द हेल आर यू गिविंग $90 बिलियन के वेपन्स टू ज़ेलेंस्की एंड यू नो दैट इज काइंड ऑफ क्रॉसिंग ऑल द रेड लाइंस विद पुतिन। तो आप दिन ब दिन वर्ल्ड वॉर की तरफ दुनिया को धकेल रहे हो। आपका खुद का विटकॉफ कह रहा है कि दिस कैन बर्न द होल मिडिल ईस्ट। You are trying to burn the Middle East, you are trying to burn the Europe to settle your egos and try to pocket your money. This is the reality of Trump. और ये सारी इंफॉर्मेशन जो संजय सर मैं दे रहा हूँ, it's all in public forum. This can be all validated. इसमें hypothesis needs all the events which has happened and which are, I'm just trying to correlate them what the hell he's trying to do. और ये जो भारत पे जितने प्रतिबंध लगा रही है सब ड्रामा है, नाटक है, ये कुछ नहीं है। इसका सऊदियों के साथ टाई अप है, इनकी अरामको का सेटिंग है, और अरामको की सेटिंग के कारण ये सारा जो यहाँ सिस्टम बन रहा है ये उसके कारण बन रहा है। बिकॉज कहीं ना कहीं एक, देखिए सर, 2 चीजें हुई। एक, क्रूड ऑयल में अरामको हैज बीन गॉट आउट ऑफ द गियर, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में अरामको इज गॉट आउट ऑफ द गियर। भारत एक एपिसेंटर बना है। तीसरी बात, भारत का एक अब बहुत बड़ा सप्लायर बन गया यूरोप को रिफाइंड ऑयल का, डीजल का। तो वो कहीं ना कहीं सऊदियों को दिक्कत हो रही है, और डॉलर डोमिनेंस को हम चैलेंज कर रहे हैं, वो इन्हें दिक्कत हो रही है। जो भारत एक टाइम में नेट इंपोर्टर था, दुनिया का सेकंड बिगेस्ट इंपोर्टर था, अब वो वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर्स ऑफ फिनिश प्रोडक्ट बन गया। यहां तकलीफ है, तकलीफ मेन यहां है, ये इंपोर्ट करने वाले फिनिश प्रोडक्ट के सप्लायर कहां से बन गए? ये जो मोदी के आकार भारत था, ये तो इंपोर्टर था, तो पैसे डॉलर, भाई साहब पैसे दो सब लो। अब ये एक बहुत बड़ा सप्लायर बन गया, और सऊदियों का क्रूड में से और फिनिश प्रोडक्ट में से, दोनों में से मार्केट जा रहा। सऊदी क्या, इनका अरामको, जिसमें अमेरिका और सऊदी डायरेक्ट पार्टनर है। फिर इन्होंने एक्टिवेट किया पाकिस्तानियों को, फिर वहाब आए पिक्चर में, फिर ये सब कहानी चलती रही। वो तो खैर एक बड़ा एक टॉपिक है, बट मैं आपको ब्रॉडली बता रहा हूं। ये आदमी इज डेविल्स एंजल, डेविल्स नहीं, लूसीफर कहना चाहिए इसको। दिस मैन इज लूसीफर। ये आदमी दुनिया को विनाश की तरफ ले जा रहा है एट एक्सीडिंग फास्ट रेट। और ये जो सब कहता है पीस भी सब झूठ कहता है। ये जो ट्रेड डील वे डील की बातें कर रहा जी, भारत का ये है वो, इट्स ऑल बीएस। ये कुछ करने वाला नहीं है, और मुझे नहीं लगता भारत के साथ कोई ट्रेड डील हाल फिलहाल में होने वाली है। इसको तकलीफ है, भारत ने इसका वर्चस्व खत्म कर दिया, मोदी ने इसको डिसमेंटल कर दिया, और मोदी जी ने ये बता दिया दुनिया को कि ये होगा अपने घर में, मतलब वी डोंट गिव अ शिट टू हिम व्हाट ही इज। ये जो भारत खड़ा हुआ है, ये जो भारत डट गया, वर्ल्ड इज लुकिंग टू इट सर। देखिए, भारत ने जब चाइनीज ऐप बैन किए थे, दुनिया में हिम्मत आ गई कि चाइना को कोई कन्फ्रंट कर सकता है।
अब तक दुनिया में अमेरिका को कन्फ्रंट करने वाला कोई था नहीं, एक्सेप्ट रशिया, वो भी उनका मिलिट्री वाला हिसाब किताब था। पर हमने उनको इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, स्ट्रेटेजिकली, लॉजिकली, एथिकली और धर्म के परिप्रेक्ष्य से हमने हर तरफ से उन्हें काउंटर कर दिया। ये दुनिया देख रही है। अब देखिए आपके अफ्रीका में डॉक्टर जयशंकर का जो यूएनजीए में स्पीच था, उस पर कितनी प्रतिक्रिया आ रही है अफ्रीका से। वो बहुत हमें धन्यवाद कर रहे हैं कि साहब आपने अफ्रीका की बात तो की, आपने ग्लोबल अफ्रीकन इंटरेस्ट की बात की, आपने ग्लोबल साउथ की बातें की। और ये जो हमने इनका ऑयल और डॉलर हिलाया ना सर, पेट्रो डॉलर, इसको लेके ये दोनों में रस्साकशी जबरदस्त है। इसको लेके इन दोनों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और हमने जो मास्टर स्ट्रोक चला, हमने इनको बोला कि भाई तुम्हें ऐसा, तुम कह रहे हो ना रशियन तेल मत लो, इससे युद्ध होता है। वैसे चाइना के पैसे से युद्ध नहीं होता, चाइना के पैसे ना ऑर्फनेजों में जाता है। हमारे पैसे से बम गोले आते हैं, तो चाइना का पैसा नहीं जाता, वो तो ऑर्फनेज में जाता है। उससे लंगर चलते हैं, ऑर्फनेज चलते हैं, विधवा आश्रम चलते हैं, हमारे पैसों से आता बस, क्योंकि हमारे पैसे पे लिखा ये बम का पैसा है। एनीवे, हमने इनको बोला तुम कह रहे हो ना टैको ट्रम्प की तुझे तकलीफ है कि भाई हम रशिया से तेल ले रहे हो, उससे युद्ध भड़क रहा, ठीक है ना तुझे, तो भाई ऐसा कर, हमारे पास दो विकल्प है, विकल्प नंबर 1 और 2। विकल्प नंबर 1, वेनेजुएला से हमें तेल खरीदने दे, सैंक्शन हटा दे। ईरान से हमें तेल खरीदने, सैंक्शन हटा दे। बता, हम हमारा पैसा फिर वेनेजुएला जाएगा, ईरान जाएगा, रशिया नहीं जाएगा, ठीक है, हम उनसे तेल उठा लेंगे सस्ते में। और दुनिया में सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व किसके पास है सर? वेनेजुएला के पास है, सऊदियों के पास नहीं है। आप देखिए वेनेजुएला और सऊदी और ये ईरान के तेल पे सैंक्शन क्यों लगा रखे, ताकि जो सऊदियों का डोमिनेंस रहे ऑयल मार्केट पे बना रहे। और अगर वेनेजुएला और ईरान का तेल आ गया, सऊदियों की वाट और जो इनकी शेल गैस की कंपनी है अमेरिका में, उनकी वाट लगेगी।